स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री हीट वेव यानी MHW एक चरम मौसमी घटना है जब किसी समुद्री क्षेत्र की सतह का तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए अपने औसत से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर बढ़ जाता है। 2. एक्सट्रीम इवेंट एट्रीब्यूशन यानी EEA तकनीक यह मूल्यांकन करती है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन विशिष्ट चरम मौसम की घटनाओं को कितना प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्री हीट वेव एक विषम मौसमी घटना है जो समुद्र की किसी विशेष क्षेत्र की सतह का ताप निरंतर 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 अथवा 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर होती है। अतः कथन 1 सही है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA के अनुसार MHW की निरंतरता सप्ताह, माह अथवा वर्षों तक बनी रह सकती है। EEA तकनीक यह निर्धारित करती है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन किस हद तक विशिष्ट चरम मौसम की घटनाओं की संभावना और गंभीरता को प्रभावित करता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत वर्ष 1960 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 2. यूरोपीय संघ की सदस्यता होने की दशा में स्वतः यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। 3. यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा शुल्क संघ है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत वर्ष 1960 में की गई थी। अतः कथन 1 सही है। यूरोपीय संघ की सदस्यता होने की दशा में स्वतः यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं होती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। EFTA ने विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हुए मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है। इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ सहित 60 से अधिक देश शामिल हैं। चूंकि EFTA यूरोपीय संघ की भांति एक सीमा शुल्क संघ नहीं है, इसलिए प्रत्येक EFTA राज्य और गैर EFTA राज्यों के साथ स्वतंत्र रूप से सीमा शुल्क, प्रशुल्क तथा अन्य विदेशी व्यापार नीतियां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुसार केवल RBI अथवा केंद्र सरकार ही कोई विनिमय पत्र अथवा वचन पत्र निर्गमित कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, तैयार कर सकती है अथवा जारी कर सकती है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ने बैंक के संचालन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया जिसका परिचालन वर्ष 1935 से शुरू हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI अधिनियम की धारा 31 के अनुसार केवल RBI अथवा RBI अधिनियम द्वारा अधिकृत केंद्र सरकार ही नोट अथवा बंध पत्र के वाहक को धन के भुगतान के लिए कोई विनिमय पत्र अथवा वचन पत्र का निर्गमन कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, तैयार कर सकती है अथवा जारी कर सकती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 बैंक के कामकाज के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है जिसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया गया। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है किंतु प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। 2. राज्यसभा के पास धन विधेयकों में संशोधन करने तथा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है किंतु उनके द्वारा वित्त विधेयकों को संशोधित अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। 3. एक विधेयक जिसमें अन्य विषयों के साथ कराधान अथवा व्यय संबंधी कारक शामिल हैं उसे वित्तीय विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्येक धन विधेयक एक वित्तीय विधेयक होता है किंतु प्रत्येक वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। अतः कथन 1 सही है। राज्यसभा के पास धन विधेयकों में संशोधन करने तथा अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है।
किंतु उनके द्वारा वित्त विधेयकों को संशोधित अथवा अस्वीकार किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। एक विधेयक जिसमें अन्य विषयों के साथ कराधान अथवा व्यय संबंधी कारक शामिल हैं, उसे वित्तीय विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने 2009 में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और साथ ही इसे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया। 2. शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। 3. वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 96वें संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009, इसने वर्ष 2009 में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की और इसे अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया, अतः कथन 1 सही है। शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट थी, अतः कथन 2 सही है। वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान के मूलभूत पहलू हैं। 2. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 मामले में निजता के अधिकार की एक मौलिक एवं अपरिहार्य अधिकार के रूप में पुष्टि की गई थी। 3. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा KS पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ मामले में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे संपत्ति आदि का खुलासा करना आवश्यक था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान के मूलभूत पहलू हैं, अतः कथन 1 सही है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवारों की संपत्ति, शैक्षिक योग्यता एवं आपराधिक पृष्ठभूमि जैसे व्यक्तिगत विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए, अतः कथन 2 सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक निर्णय में निजता एवं उसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया कि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक तथा अविभाज्य अधिकार है। साथ ही यह उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसमें उस व्यक्ति व उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के बारे में सारी जानकारी शामिल होती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्धा नदी और हगारी नदी इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। 2. यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तुंगभद्रा नदी यह दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है। यह नाम 2 नदियों तुंग और भद्र के विलय से बना है। वर्धा नदी और हगारी नदी इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, अतः कथन 1 सही है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक रणनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 2. हाल ही में क्वाड के सचिवालय का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड यह एक रणनीतिक मंच है जिसमें अमेरिका, जापान, भारत एवं ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। लोकतांत्रिक होने के परिणाम स्वरूप चारों राष्ट्र एक समान आधार रखते हैं तथा निर्बाध समुद्री व्यापार एवं सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, खुला और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड एक औपचारिक गठबंधन के बजाय एक लचीला समूह है। इसमें नाटो या संयुक्त राष्ट्र की तरह कोई निर्णय लेने वाली संस्था या सचिवालय अथवा कोई औपचारिक संरचना नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, PM किसान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
1. इस योजना में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में उनकी भूमि के आकार की परवाह किए बिना 6,000 रुपए वार्षिक का सीधा हस्तांतरण 3 बराबर भागों में वितरित करके किया जाता है। 2. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 3. इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीएम किसान योजना। इस योजना में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में उनकी भूमि के आकार की परवाह किए बिना 6,000 रुपए वार्षिक का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 3 बराबर भागों में वितरित करके किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अतः कथन 2 सही है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अतः कथन 3 सही है। रक्षा अताशे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रक्षा अताशे एक सामान्य शब्द है जो सशस्त्र सेवाओं की सभी शाखाओं के कर्मियों को कवर करता है। 2. रक्षा अताशे विदेश में अपने देश के दूतावास में रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है तथा इस क्षमता में राजनयिक स्थिति और प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। 3. भारत के पास विश्व में सबसे अधिक रक्षा अताशे हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। रक्षा अताशे। रक्षा अताशे यानी डीए एक सामान्य शब्द है जो सशस्त्र सेवाओं की सभी शाखाओं के कर्मियों को कवर करता है। हालांकि कुछ बड़े देश वायुसेना या नौसेना अताशे जैसी व्यक्तिगत सेवा शाखा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अताशे की नियुक्ति कर सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। रक्षा अताशे यानी डीए सशस्त्र बलों का एक सदस्य है जो विदेश में अपने देश के दूतावास में रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस क्षमता में राजनयिक स्थिति एवं प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। अतः कथन 2 सही है। वर्तमान में भारत के पास विदेशों में 64 सैन्य अताशे हैं, लेकिन यह संख्या बढ़कर 70 हो सकती है, जिसे देश के बढ़ते हितों को देखते हुए अपर्याप्त माना जाता है, खासकर जब इसकी तुलना चीन से की जाती है, जिसके 110 से अधिक देशों में अताशे हैं। यूके में लगभग 145 अताशे हैं और अमेरिका में इससे भी अधिक अताशे हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी UAPA 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. UAPA द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI को देश भर में मामलों की जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है। 2. UAPA के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की सजा दर 20% से अधिक है। 3. यह अधिनियम सरकार को बिना किसी न्यायिक समीक्षा के व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।